हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हुक्स लॉ। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हुक्स लॉ है क्या, उसको समझते हैं। तो देखिए क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। तो हुक्स लॉ को समझने के पहले पहले हमें एक इलास्टिक लिमिट को समझना पड़ेगा। क्या है इलास्टिक लिमिट? और इसको समझने के पहले हमें इलास्टिक मटेरियल एंड प्लास्टिक मटेरियल को समझना पड़ेगा। ठीक है, इलास्टिक मटेरियल और प्लास्टिक मटेरियल। ठीक, क्या है इलास्टिक और क्या है प्लास्टिक? तो आप जस्ट एक सपोज कीजिए, कोई एक स्प्रिंग ले लीजिए, है ना। ठीक है, एक स्प्रिंग है, नॉर्मल पोजीशन में रखा हुआ है। ठीक है, अब इसी स्प्रिंग को आप क्या कीजिए, इधर एक एंड फिक्स करके इसका सेकेंड एंड को यहाँ से कोई लोड अप्लाई कर दीजिए। चलिए इसको मानते हैं पी लोड आप दे दीजिए, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इतना लेंथ ये बढ़ गया, है ना। तो ये जो लेंथ बढ़ा, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी इसमें जो चेंज हुआ वो डेल एल, ये लेंथ बढ़ गया, डेल एल बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि जब इसी स्प्रिंग पे और थोड़ा ज़्यादा लोड दे देंगे। ठीक है, और ज़्यादा मतलब मान के चलिए 2p दे दिए। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या हो गया, ये हमारा पहले का लेंथ था और अब हमारा ये लेंथ बढ़ गया, है ना। तो क्या होगा, ये 2 डेल एल, जितना फोर्स बढ़ते चला जाएगा उस तरह से हमारा ये डिफॉर्मेशन भी बढ़ते चला जाएगा, है ना। लेकिन क्या होगा, ये एक विद इन लिमिट है, यानी कि यदि हम इससे आगे जाएंगे, अभी क्या है देखिए, जब हम इसको पी फोर्स दिए तो क्या हुआ, इसमें डेल एल चेंज हुआ लेंथ। लेकिन जैसे हम ये पी फोर्स हटा देंगे, यानी ये लोड जब हम हटा देंगे तो क्या होगा, ये फिर से अपने इस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, है ना। उसी तरह से जब हम इसमें 2p फोर्स लगाए, है ना, इतना लोड 2p का लोड दिए, तो इसमें क्या हुआ, 2 डेल एल चेंज हुआ लेंथ में। लेकिन जैसे हम ये फोर्स या लोड जो भी कहिए, इसको जब हम हटा देंगे तो क्या होगा, ये फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो जब भी किसी बॉडी पे कोई लोड अप्लाई होता है तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन होता है, और जैसे ही उस लोड को हम हटा लेते हैं तो डिफॉर्मेशन क्या होगा, यानी कि बॉडी अपने पुराने पोजीशन में आ जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो उस बॉडी को हम कहेंगे इलास्टिक मटेरियल, है ना, इलास्टिक मटेरियल। लेकिन क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा, आप इस तरह से कंटिन्यू इसको बढ़ाते रहिए और उसमें क्या होगा कि लौट के बार बार पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप क्या कीजिए, इसको लोड को पूरा बढ़ा दिए, है ना। आप इसको मान लीजिए कुछ एनपी, मतलब बहुत ज़्यादा लोड दिए, तो क्या होगा, ये डिफॉर्म तो हुआ, है ना। लेकिन क्या होगा, इसके बाद ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में ये नहीं आ पाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये इलास्टिक मटेरियल और प्लास्टिक मटेरियल जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि जब हम पुराने पोजीशन में लौट के आ जाएगा, यानी कि व्हेन एक्सटर्नल लोड इज रिमूव्ड, then the material will come into its original shape and size। ठीक है, तो जब ये ओरिजिनल, देन मटेरियल इज इलास्टिक मटेरियल, है ना। और जब ये नहीं आ पाएगा, व्हेन एक्सटर्नल लोड इज रिमूव्ड देन द मटेरियल विल नॉट कम इनटू ओरिजिनल शेप एंड साइज, देन मटेरियल इज, उसमें हो जाएगा, जब नॉट कम तो हो जाएगा उसमें प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो अब देखिए, तो इस तरह से क्या होगा कि जब हम
जैसे जैसे जब अभी देखिए इसमें फोर्स हम डाल रहे हैं, अब चूंकि जैसे हम लोड डाल रहे हैं तो लोड डालेंगे तो स्ट्रेस डेवलप होगा, है ना। तो स्ट्रेस क्या होगा, जैसे हम स्ट्रेस बढ़ेगा तो हमारा स्ट्रेन यानी लेंथ भी चूंकि बढ़ रहा है तो स्ट्रेन भी चेंज होगा। तो जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन भी बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन बढ़ेगा। ये कब तक होगा, विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट क्या हुआ, यानी कि कह सकते हैं एक मैक्सिमम पॉइंट, यानी कि बताया अभी ना कि यहाँ क्या होगा कि एक पॉइंट मैक्सिमम तक वहीं तक वो जा करके लौट के आ पाएगा, है ना। तो इलास्टिक लिमिट फिर हम किसको बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच material remains एज कर दीजिए एज इलास्टिक मटेरियल। यानी कि हम तभी वो इस देन दैट वैल्यू इज इलास्टिक लिमिट, है ना। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, कितना ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस जब तक कि वो इलास्टिक स्टेट में है ना, यानी कि प्लास्टिक में कन्वर्ट नहीं, यानी जैसे हम लोड हटाएंगे वो दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो जब तक वो इलास्टिक लिमिट में है तभी तक, है ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ कहता है कि इलास्टिक लिमिट में है तो ही स्ट्रेस ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इलास्टिक लिमिट से जैसे ही क्रॉस करेगा ये हुक्स लॉ वहाँ पर काम नहीं करेगा, है ना। तो आप देखिए यदि हम इसको एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना दीजिए, ऐसे इसको हम बहुत डिटेल में आगे बताएंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। अभी हमारा जितना इलास्टिक लिमिट तक का ही ज़रूरत है, तो चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जिसका मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना। और आगे जो है ये बढ़ता है, तो ये हम बाद में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। अभी हमारा क्या है, ये हमारा जो है इलास्टिक लिमिट है ना। ये पॉइंट जो है इसको आप मान लीजिए 1, तो ये इलास्टिक लिमिट, है ना। तो ये यदि हम इसको स्ट्रेस यानी सिग्मा से डिनोट करें और इसको स्ट्रेन यानी ई से डिनोट करें, तो क्या हो गया कि हम देखिए इस पॉइंट को समझिए, जैसे हम स्ट्रेस बढ़ेंगे वैसे हमारा स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, फिर से हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो फिर से हमारा देखिए यहाँ यदि स्ट्रेस इस पॉइंट पे है तो स्ट्रेन भी इस पॉइंट पे बढ़ गया। तो जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाते चल जाएंगे और स्ट्रेन भी हमारा बढ़ते चला जाएगा, है ना। तो वही कह रहा है हुक्स लॉ कि क्या हुआ कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, यही हुक्स लॉ कहता है। तो क्या हो जाएगा, यदि हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इसके बदले में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा, है ना, ई। तो ई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट रहेगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, ई इक्वल टू सिग्मा बाई ई, यही जो है हमारा हुक्स लॉ कहता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं हुक्स लॉ पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।